आपका दोस्त राजेश बबी है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, इसको हम आज समझने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, हालांकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है इस विषय पर बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरा एक प्रयास है सिंपल और सरल तरीके से कैसे मैं आप तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है इसे समझाने का प्रयास करूँ। तो दोस्तों, अपनी बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पुनः एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी टीवी पर रामायण आ रहा है, तो उसी से मुझे एक स्टोरी समझ में आती है जिससे कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आपको समझाने में शायद हो सकता है मेरी वो स्टोरी आपके लिए आसान कर जाए। जैसा कि हमने देखा कि रामायण में सीता को रावण हरण करके ले जाता है। अब क्या होता है कि राम सुग्रीव की सहायता से सीता का पता लगाने का प्रयास करता है। तो सुग्रीव जी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग दिशा में अपने कुछ टोलियों को भेजते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ हम देखते हैं कि हनुमान जी, जामवंत जी और बाली पुत्र अंगद जी एक अपनी टोली लेकर निकलते हैं और वो दक्षिण दिशा में खोजते खोजते पता लगाते लगाते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें जटायु के बड़े भाई के द्वारा ये पता चलता है कि रावण ने सीता को लेके गया हुआ है और वह जो लंका ले गया है समुद्र के उस पार है। अब ये क्या होता है, सीता का पता तो चल जाता है कि सीता को लंका ले गया है रावण, लेकिन बीच में अब जो विशाल समुद्र था उसे कैसे पार किया जाए, ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। वहां पर हम ये देखते हैं कि हनुमान जी के पास वो तमाम शक्तियां थी जिससे कि वह उस समुद्र को पार कर सकता था, लेकिन क्या है, हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता नहीं रहता, उनको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वो भी चिंतित मुद्रा में रहते हैं। तो वहां पर जामवंत जी हनुमान जी को उसकी शक्ति का एहसास दिलाते हैं कि हनुमान जी, आप तो पवन पुत्र के बेटे हैं, आपकी गति पवन से भी तेज है, आपने बचपन में सूर्य को भी एक फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था, तो आपके अंदर अपार शक्ति है, आप चाहें तो इस समुद्र को पार कर सकते हैं। हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास होता है और आपने देखा कि किस तरीके से हनुमान जी 7 समुद्र पार जाते हैं और सीता का पता लगाते हैं। हनुमान जी वहां अपनी शक्ति का भी और भी एहसास दिलाते हैं, अपनी पूंछ पे आग लग जाने पर लंका को दहन करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, ठीक इसी तरीके से व्यापार जगत में ग्राहक भी एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है। ग्राहक भी बहुत एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसको अगर समझना है तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना टाइम चल रहा है। कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े व्यापार आप देख रहे होंगे, पेपर में प्रतिदिन आ रहा है कि कपड़े व्यापार इतने 100 करोड़ का प्रभावित हो गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इतने करोड़ की बर्बाद हो गई, ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्री इतने करोड़ का नुकसान हो चुका है, पर्यटन विभाग इतना नुकसान हो चुका है, होटल व्यवसाय में इतना नुकसान हो गया। मतलब हर जगह हम देख रहे हैं कि कितने करोड़ का व्यापार नुकसान हुआ, ये बताया जा रहा है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, हुआ क्या है, ये व्यापार इतना क्यों प्रभावित हुआ। वह व्यापार सिर्फ इसलिए इतना प्रभावित हुआ ना कि लॉकडाउन के समय में ग्राहकों को अपने अपने घर में कैद कर दिया गया। ग्राहक अपने अपने घर में कैद हैं, इसलिए ये ग्राहक बाजार नहीं जा पा रहे, और बाजार नहीं जा पा रहे हैं, इस कारण से इतने करोड़ों रुपए का व्यापार प्रभावित हो रहा है। मतलब इस बाजार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पार्ट कौन है, ग्राहक। ग्राहक शक्तिशाली पार्ट है जो यहां पर करोड़ों अरबों रुपए इस व्यापार में डालता है, ठीक है। लेकिन ग्राहक यहां पर ठीक उस हनुमान जी की तरह है जिसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में यही चीज को बताया गया है। डायरेक्ट सेलिंग में ग्राहक को उसकी शक्ति का एहसास दिलाया गया है कि आप क्या हैं, आपके कारण कितने सारे लोगों की जिंदगी बदलती है। अगर आप चाहते हैं तो अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं, और यहीं पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आता है। मेरे शब्दों में बात करूं तो साहब, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उपभोक्ता जागृति का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उपभोक्ताओं को सीधे बेनिफिट दिलाने का बिजनेस है। तो अपन समझते हैं व्यापार के उस मॉडल को जहां पर हमको समझ में आएगा कि बेसिकली ग्राहक के साथ में क्या हो रही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में ये होता है कि एक मैन्युफैक्चरर रहता है जो कहीं ना कहीं सामान का निर्माण करता रहता है, फिर चूंकि वो अपने सामान को कस्टमर तक पहुंचाना चाहता है तो वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच नहीं पाता है, तो बीच के वितरण प्रणाली में कुछ लोगों का वो सहारा लेता है। कुछ अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हीरो हीरोइन का सहारा लेता है, ठीक। अपने प्रोडक्ट को बड़े राज्यों में पहुंचाने के लिए C&F का सहारा लेता है। C&F के तो बाद जाकर है डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉकिस्ट लोग तक बात पहुंचती है, स्टॉकिस्ट लोग से फिर होलसेलर लोग प्रोडक्ट को लेते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट रिटेलर तक पहुंचती है आपके शहर में, फिर उसके बाद ग्राहक तक बात जाती है। ग्राहक क्या करता है, ग्राहक अपनी ज़रूरत का सामान अपने आसपास के शहर में जो भी दुकानें हैं वहाँ पर जाता है, अपनी ज़रूरत का सामान लेता है। अब बात को समझने का प्रयास करिएगा।
ग्राहक को एक बात अवश्य पता है कि वह जो सामान दुकानदार जिससे खरीदने जा रहा है वह अपनी मार्जिन लेकर बैठा हुआ है, इसलिए ग्राहक क्या करता है, उस दुकानदार से बार्गेनिंग करता है। किससे बात करता है? किस एक रिटेलर दुकान से। मतलब उसे साफ साफ पता है कि ये दुकानदार अपनी प्रॉफिट को लिया हुआ है, तो वो उससे बार्गेनिंग करता है। दुकानदार को समझ में आता है, 2-4 रुपए कम करके उस ग्राहक को सामान देता है। लेकिन अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, उस ग्राहक को समझाने का प्रयास करता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कि आप तो सिर्फ 2-4 रुपए वहां पर कम कराते हैं, लेकिन बेसिकली जो प्रोडक्ट आपके हाथ में आ रहा है, जिस प्रोडक्ट की आप मांग कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बहुत ही कम है। डायरेक्ट सेलिंग उसको जागरूक करता है। क्या जागरूक करता है कि हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में ग्राहकों के हाथ में जो भी सामान आता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट वो नहीं रहती जो वो पे करता है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट रहती है बहुत ही कम। निर्माता द्वारा वो सामान बनाया जाता है कि ग्राहक के हाथ में कोई सामान अगर 100 रुपए का आया है तो वास्तव में मैन्युफैक्चरर्स द्वारा वो सामान प्रॉफिट के साथ मात्र 30 रुपए मूल्य आई हुई थी। कितनी आई थी? मात्र 30 रुपए मूल्य आई हुई थी। लेकिन ग्राहक के हाथ तक पहुंचते पहुंचते वो मूल्य बन चुका था 70 रुपए। कितनी बड़ी लूट की जा रही है। ग्राहक खून पसीने बहाकर कहीं से पैसे कमा रहा है, अपनी जरूरत का सामान ले रहा है, लेकिन जिस सामान को वो 100 रुपए में ले रहा है उसकी लागत आई हुई है मात्र 30 रुपए। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता कि वो उस ट्रेडिशनल सिस्टम से बंधा हुआ है। अब ये बीच में जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या उस सामान की गुणवत्ता में कुछ सुधार कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? अपना पैसा लगाया, शानदार शोरूम लगाया और शोरूम में बैठे हुए हैं और हर व्यापारी ने अपना लाभ उसमें लिया हुआ है। निर्माता को पता रहता है कि इन लोगों को लाभ पहुंचाना है, तो वो जब कोई प्रोडक्ट बनाता है ना, तो जब 30 रुपए का प्रोडक्ट बनाता है तो उस डब्बे पर वो इन लोगों को प्रॉफिट देना है, क्योंकि उस 30 रुपए के डब्बे पर वो 100 रुपए का मूल्य अंकित किया रहता है। निर्माता को साफ साफ पता है कि ये 70 रुपए मेरे लिए नहीं, ये 70 रुपए बीच के लोग कमा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये क्या होता है? ये जो व्यापारी लोग इस ट्रेडिशनल सिस्टम्स में अपनी प्रॉफिट को लेते हैं और वो ग्राहक तक वो बात सामान पहुंचती है 100 रुपए में। अब इस व्यापार जगत के खेल में समझिए, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, करोड़ों व्यापार के कारण आज करोड़ों रुपए का व्यापार प्रतिदिन प्रभावित हो रहा है। ये हम पेपर में पढ़ रहे हैं। ये करोड़ों रुपए व्यापार कौन दे रहा था? जैसे मैंने बताया, ग्राहक ही दे रहा था। तो इस व्यापार जगत के खेल में जो करोड़ों अरबों रुपए का खेल हो रहा है ना, इसको आप मेरे नजर समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक तरफ हम ग्राहक को कर दें और दूसरी तरफ पूरे व्यापारी वर्ग को कर दें, तो इस खेल को कौन खिला रहा है? इस खेल को खिलाने वाला व्यक्ति है ग्राहक। जो हर ग्राहक हर घर से हजारों रुपए, 1000-2000 रुपए निकल रहे हैं और यहाँ पर करोड़ों रुपए हो गए, और इस खेल से ये व्यापारी लोग पैसा बना रहे हैं। खिलाने वाला व्यक्ति कोई और, खिलाने वाला व्यक्ति ग्राहक, खेलने वाले व्यक्ति समाज के चंद व्यापारी लोग। तो दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मुझे समझ में आती है कि आज एक ग्राहक, एक आम इंसान अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहा है, ठीक है। एक आम इंसान जो है अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक बीच में एक जो व्यापारी बैठा है जो कि कुछ भी नहीं करता, एक शोरूम खोलकर बैठा है, चुपचाप बैठा है, वो आपको बुला भी नहीं रहा है, हम ही उसकी दुकान पर पहुंच रहे हैं और अपनी जरूरत का सामान ले रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहा है? सिर्फ आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और सर्विस प्रोवाइड करके अपने जीवन को बहुत बेहतर बना लेता है। तो हम ये देखते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन उस व्यापारी का बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा है। तो वास्तव में कौन पढ़ा रहा है? बेसिकली आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, लेकिन उस व्यापारी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आप एक बहुत शानदार मकान में नहीं रहे, लेकिन उस व्यापारी का बहुत शानदार मकान में रहता है। तो उस मकान को किसने बनाया? बेसिकली आपने उस मकान को बनाने में उसकी मदद की हुई है। वो व्यापारी देश विदेश की यात्राएं कर घूम रहा है अपनी फैमिली के साथ में, आप नहीं घूम पा रहे, तो उसे घूमने का पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। वो व्यापारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, उसे घर में देखें आप लग्जरी गाड़ी पड़ी है, उसे गाड़ी को किसने खरीद के दिया हुआ है? आपने खरीद के दिया हुआ है। वो तो कुछ नहीं, सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर था। वो दुकान खोल के शानदार बैठा हुआ था, आप उसके दुकान में गए और अपनी जरूरत का सामान लिया। तो इस पूरे व्यापार कड़ी में हम ये देखते हैं, तो महत्वपूर्ण कौन रह गया? एक बनाने वाला, और दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया वह ग्राहक। अब इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यही चीज होती है कि यहां पर कुछ कंपनियां आती हैं जो इस ट्रेडिशनल सिस्टम से अपने माल को बेचना नहीं चाहती है। वो ये कहती हैं कि आप जब महत्वपूर्ण हो और मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं जो सामान बना रही हूं, तो क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर लें। और बीच के ये जो मिडिल के लोग हैं, जिनके कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट 70% अधिक आ गई है, जो कि आपके जेब से निकल रहे हैं, इस पैसे को बचाया जा सकता है और इस पैसे को मैं आपको दे सकता हूं। तो दोस्तों, यही
वो बिजनेस है जहां पर ग्राहकों के बारे में सोचा जाता है। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया, कुछ लोगों को ये बात आज हिंदुस्तान में अभी भी समझ में नहीं आई है कि जो एक ऐसा बिजनेस जो आपसे कुछ भी नहीं कह रहा, वो आपको कुछ देने की बात कर रहा है ना, उसके बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। तो दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिए मेरे खेल के तरीके से। वो है कि कुछ एक कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग में आती हैं, वो एक कस्टमर को अपना पार्टनर्स बनाती है। मतलब सीधे शब्दों में बात करूं तो ग्राहक को वह तमाम चीज़ें आपको देती है, वह तमाम बेनिफिट देती हैं जो एक बिजनेसमैन को बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, वो अपने प्रॉफिट में उसको हिस्सेदारी देती है। तो किस तरीके से देती है कि समझने का प्रयास करेंगे हम कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को निर्माण करती हैं, कस्टमर को बोलती हैं कि आप अब तक कहीं ना कहीं से सामान खरीद रहे थे जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम के सामान थे, वहां पर ऑलरेडी एक सिस्टम बना बनाया सिस्टम है, उस प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट होगी, सारी चीज़ें हो चुकी है, तो उस सिस्टम पे हम काम करते हैं। मेरे द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए प्रोडक्ट आप जिस क्वालिटी के चाहते हैं उस तरह की एक बेहतर क्वालिटी का मैं सामान बनाऊंगी। अब आप मुझसे लेते हैं तो क्या होता है कि आप ग्राहकों के द्वारा मुझसे जुड़कर जब आप मुझसे सामान लेते हैं तो एक बहुत बड़ा टर्नओवर हमारे पास आएगा। उस कंपनी के टर्नओवर के प्रॉफिट में मैं आपको हिस्सेदारी दूंगी। तो यह होता है यह बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भारत में नहीं पूरी दुनिया में चल रहा है और पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्योर साइंटिफिक टेस्टेड प्रूवन फार्मूला बिजनेस एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। फिर भी पूरे भारत में अगर आज हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बहुत कम लोग जुड़े हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि डायरेक्ट सेलिंग में 3 वर्ड लोगों को बहुत ही कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो सब कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेस है भाई, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। दूसरा हम जब डायरेक्ट सेलिंग वर्ड यूज़ करते हैं लोगों को लगता है प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा तो भाई मैं सेलिंग का काम नहीं कर सकता। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग शब्द भी होता है, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोग मार्केटिंग शब्द को समझ पकड़ते हैं कि भाई मुझे मार्केटिंग मैं नहीं कर सकता। तो दोस्तों मेरा ये समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग में 2 पार्ट होते हैं। एक कौन होता है, कंपनी जो सामान को बेचती है, और दूसरे पार्ट कौन होते हैं, हम ग्राहक। तो हम लोग क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं। जिस तरीके से बाजार में देखते हैं तो एक बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है, तो उसी तरीके से मेरा ये सोचना है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो कंपनियां हैं वो बोलती हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करती हूं, तो बात समझ में आती है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के उद्देश्य से, तो आप तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एक आम जनता आपसे जुड़ती है तो वो क्या करती है, वो अपने मूल स्वभाव का रखे रहती है, वो आपके प्रोडक्ट को यूज करती रही है। तो बेसिकली उस ग्राहक के लिए वो बिजनेस डायरेक्ट परचेसिंग का बिजनेस है। तो अगर ग्राहक यही बात को समझे कि भाई मैं डायरेक्ट परचेसिंग के बिजनेस में हूं, तो ग्राहक का स्वभाव क्या है, ग्राहक का स्वभाव ही है कि वो तो उसे परचेसिंग करना बहुत आसान लगता है ना, वो बाजार में जाती है सामान को खरीदती है। तो हम अगर एक आम नेटवर्कर या एक आम ग्राहक जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से जुड़ा हुआ है, उसे ये कहना चाहिए कि मैं डायरेक्ट परचेसिंग के बिजनेस में हूं, और डायरेक्ट परचेसिंग के बिजनेस में हूं तो डायरेक्ट परचेस करती हूं, तो मुझे यहाँ पर कंपनी से डायरेक्ट परचेस करने के कारण मुझे सामान यहाँ पर कम मूल्य में क्वालिटी के 20 से 30% डिस्काउंट पर प्राप्त होते हैं। और जब ये बात वह लोगों से बात करता है तो हम ग्राहक का स्वभाव हम देखते हैं कि बाजार में कहीं पर सेल लगती है और जहाँ छूट की बात होती है तो ग्राहक अपने दोस्त रिश्तेदार परिचितों को बताने लग जाता है और वह बाजार की तरफ जाता है। तो वैसे ही लोग अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को डायरेक्ट परचेसिंग के बिजनेस से जुड़े हैं समझें, और अपने यार दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर मैं बेहतर क्वालिटी के सामान मनी बैक पॉलिसी के साथ में 20 से 30% डिस्काउंट पाते हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है उनको नेटवर्क बनाना आसान हो जाएगा। और यही तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। तो दोस्तों इतना खूबसूरत बिजनेस में है, इस बिजनेस ने आज लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। आज इस बिजनेस के द्वारा लोग हजारों लाखों इवन अब तो हिंदुस्तान में करोड़ रुपए महीने भी कमाने लगे हैं। तो मैं तो चाहूँगा इस खूबसूरत बिजनेस से आप जुड़िए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, अपने सपनों को साकार कीजिए। यह था ये मेरा छोटा सा प्रयास कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही बारीक थीन लाइन का अंतर है, तो ये क्या डिफरेंस है। प्लस मार्केट में आज हिंदुस्तान में लगभग 3000 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चल रही हैं, तो किस तरह की कंपनी हमें करना चाहिए, किस तरह की कंपनी में हमारा फ्यूचर है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।